चैप्टर थर्ड, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस एक ऑपरेटर है। मैट्राइसिस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैट्राइसिस जो है ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स रहेगा तो वो मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहेंगे तो उसको मैट्राइसिस कहते हैं। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे मैट्रिक्स रहेंगे तो उसको मैट्राइसिस कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ इसको अभी। तो मैंने बताया आपको कि एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर कैसे रहते हैं, जैसे एक एलसीएम है, उसको आप 2 नंबर को 3 नंबर को ऑपरेट करके कुछ नंबर निकालते तो आपको कुछ मिलता है। ऐसे ये मैट्राइसिस भी एक ऑपरेटर है। और मैट्राइसिस के बारे में जान के आपको एक खुशी होगी कि मैट्रिक्स का जो आंसर है वो मैट्रिक्स में ही आता है। एक मैट्रिक्स आपके पास में रहेगा, आंसर में भी आपको मैट्रिक्स से ही मिलेगा। अगर कभी किसी चीज की पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है एक्स की वाई की तो बात अलग है, और नहीं तो जब अपन मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर भी एक मैट्रिक्स से ही मिलेगा। तो मैट्राइसिस यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग से, इसके पहले आपको मैट्राइसिस का चैप्टर था नहीं, तो ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे आया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद में फिर ये आपका सिंपलेस्ट वन चैप्टर है आपकी बुक का। सिंपलेस्ट वन मतलब इससे सिंपल दूसरा चैप्टर है नहीं। दूसरा चैप्टर भी सिंपल ही है मगर ये सिंपलेस्ट वन बोलता हूँ मैं इसको। तो देखिए मैट्राइसिस मैंने आपको बताया कि ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। एक रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे और एक से ज़्यादा रहेंगे तो मैट्राइसिस रहेंगे। दोनों चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए मैं लिख भी देता हूँ इसको। मैट्रिक्स is the singular of matrices। देखिए मैट्रिक्स जो है वो मैट्राइसिस का सिंगुलर है, मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर नंबर है और मैट्राइसिस प्लूरल नंबर। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी etc etc by using the symbols। देखिए मैट्रिक्स जो है उसको कोई भी कैपिटल लेटर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कुछ भी, बाय यूजिंग द सिंबल्स। और मैं नीचे कुछ आपको सिंबल्स बता रहा हूँ, उन सिंबल्स का यूज करके उसको लिखते हैं। एक सिंबल है इसका एक, इस सिंबल के अंदर कुछ क्वांटिटी लिखी रहेगी, मैं बताता हूँ इस सिंबल को क्या है। सिंबल आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी हम आपको बताते हैं, आपको मालूम है वैसे ये क्या है। तो और एक सिंबल और बताते हैं, ये सिंबल आपने कभी यूज किए होंगे नहीं किए होंगे। ये 3 सिंबल है, और, और ये जो सिंबल है ये आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट या मास्टर ब्रैकेट जो भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट है इसका नाम, बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप, मास्टर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, और जो बोलना आपको वो बोलो। दूसरा वाला जो है स्मॉल ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन इसका। छोटा ब्रैकेट ओपन इंटरवल के लिए भी यूज़ होता है। और इसका नाम बताया मुझे कोई, चलिए इसका नाम है डबल बार। देख रही ना डबल बार, भाई देखो एक टाइम ये बार है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, और एक बार ये डबल बार कहते हैं इसको, याद रहेगा। अब कोई आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के सिंबल का नाम क्या है, ये है डबल बार। ठीक है, सिंपल सी चीजें पता होना चाहिए अपने। तो अब देखो कि ज्यादातर जो अपना मैट्रिक्स रहेगा वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा, लेकिन कहीं पर अगर धोखे से कभी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इस सिंबल का यूज होता नहीं है ज्यादा, लेकिन कहीं पर अगर धोखे से कहीं यूज कर लिया किसी ने इसका, तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये डबल बार लगी हुई है, देखिए अब डबल बार इसलिए लगी हुई है कि सिंगल बार जो है ऐसी दो, ये डिटर्मिनेंट ने कब्जा करके बैठा है डिटर्मिनेंट इसके ऊपर। इसके अंदर जब क्वांटिटीज लिखी रहती है सिंगल 2 बार के अंदर, तो वो डिटर्मिनेंट कहलाता है।
तो डबल बार वाले ने, मैट्रिक्स वाले ने 2 बार लगा दिया, डिटर्मिनेंट के राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं उससे, और इसको बोल देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जब सिंगल 2 बार ऐसी रहती है, इसके बीच में ये मॉडुलस का साइन रहता है, इसके बीच में जब क्वांटिटी रहती है तो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, लेकिन डबल बार के बीच में जब क्वांटिटी रहेगी तो उसको आप डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे, वो मैट्रिक्स रहेगा। तो ठीक है, देखिए मैट्रिक्स के बारे में 3 चीजें बता दिया मैंने आपको। एक तो मैट्रिक्स इज द सिंगुलर ऑफ मैट्राइसिस, बहुत सारे मैट्रिक्स रहेंगे तो उसको मैट्राइसिस बोलेंगे, एक सिंगल मैट्रिक्स रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को आप इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वाले सिंबल में से किसी भी सिंबल का यूज किया जा सकता है। हमारी बुक, आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक में या मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर इस बिग ब्रैकेट का या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा, लेकिन कोई इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकता है, इस डबल बार का भी यूज कर सकता है, आपको याद रखना। ये कॉलेज वालेज की किताब में जाओ तो आगे आपको ये ओपन इंटरवल या ये स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज होता है, और इसका भी यूज कहीं पे हो सकता है। ठीक है, अभी अपना काम ज्यादातर इसके ऊपर रहे। ठीक, चलिए आप मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। मैट्रिक्स के बारे में अपने को पता चल गया किस लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल पता चल गया, अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है कि कुछ नंबर्स या कुछ फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं उसको। कुछ नंबर्स का, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, या कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं साइन एक्स, एक्स, कॉस एक्स, इस टाइप के। तो नंबर्स या फंक्शंस का जो रेक्टेंगुलर, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A matrix is an ordered rectangular arrangement, इसको अरेंजमेंट को एरे भी बोलते हैं, ए डबल आर ए वाई, एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस are called elements or entries of the matrix, the matrix। ये हम इसलिए लिख देते हैं कि जैसे एक बार हमने बताया बोल के आपको, तो आपको समझ में आ गया, थोड़ी देर के लिए याद रहता है, उसके बाद में भूल जाते हैं कभी, लेकिन लिखा आपके पास में तो कभी आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाता है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को एरे भी बोलते हैं, वर्ड दिया हुआ है ऐसे, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ऑर्डर मतलब जैसे ऑर्डर्ड पेयर आपने पढ़े 1, 2 लिखा हुआ है, नंबर ऐसे ऑर्डर में लिखे, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर में लिखे हुए। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है किस किस का? नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स की अपन बात कर रहे हैं, उन नंबर्स को या उन फंक्शंस को उसके एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या मैट्रिक्स की एंट्रीज भी बोल सकते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उसको, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, और मैट्रिक्स की एंट्रीज भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इसका। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के लिए हमने कैपिटल लेटर ए ले लिए, अभी बताया आपको कि कैपिटल ए के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल भी हमने आपको बताया, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर हम एंट्रीज या एलिमेंट्स लिख देंगे तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा। 1 2 3 5 6 7 8 9। देखिए ये कैपिटल ए के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हो रहा है, और इसके अंदर मैंने नंबर्स लिख दिया है।
तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का। नंबर्स के प्लेस पे यहां पर फंक्शंस भी हो सकते हैं। कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं, बी इज अ मैट्रिक्स एक्स साइन एक्स माइनस एक्स 1 0 कॉस एक्स tan एक्स 1 माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ये फंक्शंस का एक अरेंजमेंट, ये सब फंक्शन है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्स भी एक कोई फंक्शन है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, 0, तो ये नंबर भी बोल सकते हैं, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये फंक्शंस का या नंबर्स का एक अरेंजमेंट हो गया, इसको भी हम एक मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसा आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा लिखना है, आपको छोटा भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई लिख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, ये भी आपके किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर्स या फंक्शंस के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आप इसको कहीं से भी देखेंगे तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है। ऐसा दिख रहा तो ये रेक्टेंगल दिख रहा, ऐसा दिख रहा तो ये रेक्टेंगल दिख रहा, ऐसा दिख रहा तो ये दिख रहा आपको स्क्वायर जैसा, मगर स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, मिनिमम रेक्टेंगल तो है ही वो। और रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर हो जाता है। तो अपन स्क्वायर कम से कम एक रेक्टेंगल तो है ही। तो ये सब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है नंबर्स और फंक्शंस के। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एंड डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्राइसेस आर नथिंग बट ओनली द प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए, अब ये मैट्रिक्स का यूज क्या है। भाई अभी तक की हमारी लाइफ बढ़िया चल रही थी, गर्मी भी बढ़िया पड़ रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैट्रिक्स के बिना भी अपना 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 2 3 कोविड की 3 4 लहरें निपटा दी अपन ने, कुछ नहीं हुआ अपने, है ना, अपने को कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग बेचारे नहीं झेल पाए उसको, है ना, बहुत से लोग वो हो गए। तो अपनी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अभी तक मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन अब ये मैट्रिक्स आ गया, इसका यूज क्या भाई, क्या जरूरत पड़ गई मैट्रिक्स की, अच्छा खासा चल रहा था, जबरदस्ती एक नई चीज और आ गई। हाँ, तो उसका यूज बताते हैं कि मैट्रिक्स आखिर यूज कहाँ होगा, इसको किस चीज के लिए यूज किया जाए। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, अब इन्फॉर्मेशन को लिखना है आपने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रहती है, मैं बताता हूँ किस टाइप के एग्जांपल के तौर पे। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास में है, उन इन्फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। तो उससे हमारा टाइम भी बच जाएगा, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमको करेक्ट इन्फॉर्म भी करेगी, और बहुत छोटे में हम उसको लिख पाएंगे, और आपको लिखने से समझ में आ जाएगा कि ऐसा इसका यूज किया जा सकता है। चलिए मैं लिखता हूँ, आपको लिखते चलिए। वी कैन एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशंस in the form of matrix. We can express the informations in the form of matrix. हम कुछ टाइप की या किसी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है मेरे पास छोटा सा, उस एग्जांपल को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अकबर हैज 5 पेन्स। अकबर के पास 5 पेन्स है। अकबर इज नथिंग बट ही इज माई यंगर सन, ये मेरे छोटे बेटे का नाम है अकबर। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही ले लिया। तो अकबर हैज 5 पेन्स, अकबर के पास में 5 पेन है, क्योंकि पहली पहली बार उसको पेन का मौका मिल रहा है, वो 3rd स्टैंडर्ड में गया है, तो अब वो पेन झपट लेता है इधर उधर से, कहीं से मिल जाए उसको तो वो पेन जमा करता है ना, और पेन से लिखता है, लिख रहा है। अभी आता नहीं है पेंसिल से बराबर लिखना, लेकिन पेन से लिख रहा है, और आप पेंसिल से नहीं लिख रहे हैं। बोले पेंसिल से सिर्फ बुक में लिखने के लिए बोलिए मिस, आप वो पेन से लिखेगा जहाँ लिखना है।
तो अकबर हैज 5 पेन्स, एक इंफॉर्मेशन है अपने पास में कि अकबर के पास में 5 पेन्स है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के थ्रू देखिए कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां लिख दिया मैंने अकबर, ठीक, और ये बनाया मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां लिख देता हूं मैं पेन्स, और यहां लिख देता हूं मैं 5। अब देखिए अकबर हैज 5 पेन्स। तो इतना बड़ा ये सेंटेंस ना लिख के इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसा लिख सकते कि अकबर हैज 5 पेन। यहाँ अकबर लिखे आपने, यहाँ आपने मैट्रिक्स का सिंबल बना दिए, यहाँ वो नंबर लिख दिए जो नंबर उसके पास में है, और यहाँ पे आपने जो आर्टिकल उसके पास में उसका नाम लिख दिया। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारी जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस। ये नंबर लिखा हुआ है 5, नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर कम से कम रेक्टेंगल तो है ही। तो इस इंफॉर्मेशन को कि अकबर हैज 5 पेन्स हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ अकबर लिख दिए, यहाँ पे आपने ये मैट्रिक्स बना दिया, आपने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पेन लिख दिए, पेन्स लिख दिए, यहाँ एक ही 5 पेन्स है तो पेन्स लिख दिए। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मैं पेन्स को यहाँ लिख देता हूँ, मैट्रिक्स आपका यही रहेगा, और अकबर को मैं यहाँ लिख, और यहाँ पे मैं उसके बाद जो आर्टिकल है उसको लिख दिया। देखिए इसी इंफॉर्मेशन को हमने ऐसा लिख दिया, पेन्स अकबर्स और ये 5। इसका मतलब भी यही है कि अकबर के पास में 5 पेन्स है, अकबर हैज 5 पेन्स। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी अपने पास में अकबर हैज 5 पेन्स, इसको हमने दो वे में लिख दिया, एक हमने ऐसा रो वाइज लिख दिए और एक हमने ऐसा कॉलम वाइज लिख दिया। अभी मैं उसकी बात बताता हूँ रो और कॉलम के बारे में। दोनों टाइप से आप इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पहले हमने अकबर यहाँ लिखे, पेन को यहाँ लिखे, नंबर आपके यहीं पे आए, फिर हमने पेन्स को यहाँ लिख दिए, अकबर को यहाँ लिख दिए, और नंबर आप पेन्स को यहाँ लिख दिए। लिख सकते हैं आप ऐसे इंफॉर्मेशन को। तो ऐसा यूज कर सकते हैं अपन मैट्रिक्स का किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा ये काम। अब देखिए इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है अकबर हैज 5 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स। अकबर के पास में 5 पेन्स है और 10 पेंसिल्स है। भाई इंफॉर्मेशन है, बात हम इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं। तो अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा मैंने अकबर, ठीक है, यहां बनाया मैंने ये मैट्रिक्स का सिंबल, ये यहां लिख दिया मैंने पेन्स, और यहां लिख दिया मैंने पेंसिल। कितने पेन है उसके पास में? 5 पेन है, ये 5 पेन, और कितनी पेंसिल्स है? 10 पेंसिल्स। देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है। हमने इस इंफॉर्मेशन को अकबर हैज 5 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स को इस फॉर्म में लिख दिया, अकबर ये पेन्स और ये पेंसिल, देख लो आप 5 पेन्स है उसके पास में और 10 पेंसिल्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, यहां लिख रहे हैं हम पेन्स, फिर लिखे हमने पेंसिल्स, और ये बनाया हमने स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां लिख दिया हमने अकबर। अब अकबर के पास में पेन कितने हैं? 5, और पेंसिल कितनी है? 10। इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अकबर हैज 5 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स। एक ऐसा हम रो वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं और एक हम कॉलम वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को दो तरीके, एक इंफॉर्मेशन अपने पास में उसको दो वेज में लिख रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अकबर हैज 5 पेन्स, 5 पेन्स है उसके पास में, 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स है, एंड 12 इरेजर्स। इरेजर्स रहते हैं ना, रबड़, रबर, रबड़ बोलते हैं अच्छे लोग। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो कैसा लिखते हैं। यहां लिखे हमने अकबर, ठीक है,
ये बनाया हमने मैट्रिक्स का सिंबल, पहले लिख दिया हमने पेन, पेन, फिर पेंसिल्स, और पेंसिल्स के बाद में इरेजर्स। अब देखिए कितने पेन है उसके पास में, 5, पेंसिल कितनी है 10, और इरेजर कितने हैं 12। इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले पेन्स लिख लो, फिर पेंसिल्स लिख लो, और फिर इरेजर्स लिख लो, और ये बना दो आप मैट्रिक्स का सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट, और अकबर को यहां लिख दो, AKBAR, अकबर। कितनी पेंसिल्स है उसके पास में 5, पेन्स की पेन्स 5 है उसके पास में, पेंसिल है 10, और इरेजर है 12। तो इस इंफॉर्मेशन को दो वेज में लिख दिया हमने, 5 पेन्स, 10 पेंसिल्स एंड 12 इरेजर्स। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? अब इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और बड़ा करें, दूसरे इंफॉर्मेशन, दूसरा एग्जांपल है, अकबर 5 पेन्स, 10 pencils and 12 erasers। ये तो था ही। अब इंफॉर्मेशन को और बड़ा कर रहे हैं, इसमें एक पार्टी को और इन्वॉल्व करते हैं। बाबर हैज 10 pens, 2 pencils and 1 eraser। बाबर इज द नेम ऑफ माय एल्डर सन, ये हमारे बड़े बेटे का नाम। ठीक है, तो बाबर के पास में 10 पेन्स है, 2 पेंसिल्स है और 1 इरेजर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है। अब ये दो इंफॉर्मेशन को इकट्ठे हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए इसको कैसा लिख रहे हैं, ये लिखा मैंने अकबर, उसके नीचे लिख देते हैं बाबर, और यहां बनाते हैं मैट्रिक्स का सिंबल। 3 आर्टिकल है यहाँ, पेन्स, फिर पेंसिल्स, और फिर इरेजर्स, और ये मैट्रिक्स का सिंबल बनकर बस थोड़ा सा और। अब देखिए इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं, अकबर के पास में 5 पेन्स है, 10 पेंसिल्स है, और 12 इरेजर्स है। बाबर के पास में पेन कितने हैं 10, पेंसिल्स कितनी है 2, और इरेजर कितना है 1। इस इंफॉर्मेशन को हमने ऐसा रो वाइज लिख दिए, इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं और करके। अब ये पेन्स, फिर पेंसिल्स और इरेजर्स, ये मैट्रिक्स का सिंबल, यहां लिख दो अकबर और यहां लिख दो बाबर। अब देखना, अकबर के पास में पेन कितने हैं 5, पेंसिल कितनी है 10, इरेजर कितने हैं 12। बाबर के पास में पेन कितने हैं 10, पेंसिल कितनी है 2, इरेजर कितना है 1। तो जो अपने पास में इंफॉर्मेशन थी उसको अपन दो वेज में लिख सकते हैं, नाम इधर लिख दिए अपन ने, आर्टिकल इधर लिख दिए, आर्टिकल इधर लिख दिए, नेम इधर लिख दिए। ऐसे अपन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और आखिरी, बस फिर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आ जाएगा, खत्म बात। आखिर ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, एक नया एग्जाम्पल, इसमें एक पार्टी और बढ़ जाएगी। चल पुरानी पार्टी को ऐसी रहने देंगे, अकबर हैज 5 पेन्स, 10 pencils and 12 erasers। ठीक है, बाबर के पास में याद दिलाना, बाबर हैज 10 पेन्स है उसके पास, 2 पेंसिल्स है एंड 1 इरेजर है। मसीरा हैज 0 पेन, 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर।
मसीरा मेरे छोटे भाई की बिटिया का नाम है, ठीक है। तो मसीरा है 0 पेन्स, इज 3.5 years ओल्ड, ओनली 3 years ओल्ड। उसके पास में कोई पेन नहीं है बेचारी को, 0 पेन है उसके पास। एक पेंसिल उसने कहीं से खींच खाच के अकबर की जमा कर दी, और 2 इरेजर, ये भी अकबर के इसमें से ले ली उसने, ठीक है। तो उसके पास में 0 पेन है, एक पेंसिल है और 2 इरेजर है। अब ये इंफॉर्मेशन है, इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? ये लिखते हैं यहाँ पर नाम्स, अकबर, फिर बाबर, और फिर मसीहा। ये मैट्रिक्स का सिंबल बना दो, और यहाँ पर पहले पेन्स, फिर पेंसिल्स, और फिर इरेजर्स। अकबर के पास में कितने पेन है? 5 पेन है। पेंसिल कितनी है? 10। इरेजर कितने हैं? 12। बाबर के पास में पेन कितने हैं? 10। पेंसिल कितनी है? 2। इरेजर कितना है? 1। मसीरा के पास में पेन कितने हैं? 0। पेंसिल्स कितनी है? 1। और इरेजर कितने हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में, है ना। इस इन्फॉर्मेशन को अपन और करके, ये पेन पेंसिल पेन को इधर कर देते और इनके नाम को इधर कर देते, आखिरी लास्ट, पेन्स, पेंसिल्स और इरेजर्स। ये मैट्रिक्स का सिंबल बना दो, यहां लिख दो अकबर, बाबर और मसीरा। ये तीनों के नाम लिख दिए आपने। अब देखिए, अकबर के पास में पेन है 5, पेंसिल है 10, इरेजर है 12। ये अकबर, बाबर के पास में पेन है 10, पेंसिल है 2, इरेजर है 1, नहीं है ना? हाँ, 1। मसीरा के पास में पेन है 0, पेंसिल है 1 और इरेजर है 2। तो देखिए, हमने इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताया आपको। आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। रो वाइज भी लिख सकते हैं और कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, अभी बात करेंगे रो और कॉलम की। तो ऐसे मैट्रिक्स का यूज है, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को अपन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अपने पास में है, उसको अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स का, ऐसा यूज किया जा सकता है। समझ में आ रहा मैट्रिक्स? मस्त है, एक ही बार में याद होगा। एग्जाम्पल, नाम आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के नाम लिख लीजिए। हम क्या करते हैं कि पहले हम माहौल बनाते हैं। अभी मैट्रिक्स की हवाएं चलने लग गई यहाँ पे, लग रहा है कि मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का होता है ना। एक थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए चैप्टर के बारे में कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स होता है यार। अब मैट्रिक्स देखना आप कितना आसान है, डिफिकल्ट चीज यही थी। और ये कितनी डिफिकल्ट है आपने देखे, तो कुछ डिफिकल्ट है। तो एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया कि आप अपने मैट्रिक्स की दुनिया में अपन चले गए। मैट्रिक्स इस टाइप का कुछ होता है यार। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ ब्रैकेट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ नंबर्स, कुछ फंक्शंस अपन ऐसे लिखते हैं। तो जो अपनी डेफिनेशन थी कि नंबर्स और फंक्शंस के एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स के, जितनी भी चीजें आपने बनाए यहाँ पे मैट्रिक्स, उसमें आप किसी को भी उठा के देखो तो वो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगी। और स्क्वायर के रूप में यदि आपको कोई चीज दिख रहा है तो आप मान के चलिए कि स्क्वायर मिनिमम रेक्टेंगल तो है ही। every square is a rectangle but every rectangle need not to be square। हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल तो होता ही है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो होगा कब? जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी तो वो स्क्वायर होगा, है ना। 9 क्लास से खूब पढ़ते हैं आप, रेक्टेंगल रेक्टेंगल स्क्वायर रहता है ना, पूरा ज्योमेट्री भरी है 9 क्लास की रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के ऊपर। जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस are called rows and vertical lines are called columns
of vertical lines are called columns of matrix. देखिए यहां लिखे हमने horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns of matrix. मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगी उसको रोज बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइंस रहेगी उसको कॉलम्स बोलेंगे। एक एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल ये ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। इसके अंदर इसको देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, आड़ी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये दिख रही, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये दिख रही, तीन दिख रही, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको रोज कहते हैं। ये वाली जो है इसको R1 बोल देंगे या फर्स्ट रो बोल देंगे, ये वाली जो है इसको सेकंड रो या R2 बोल देंगे, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको R3 बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, एक दो और ये तीन, ये 3 रोज हो गई। और जो वर्टिकल लाइंस है ये खड़ी वाली, ये एक, ये और एक ये, इन वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। ये वाला C1, ये वाला C2, ये वाला कॉलम C2 और ये कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज और वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मतलब सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली, ये कॉलम्स है। तो इसके अंदर 3 रोज है, फर्स्ट रो को R1 लिखते हैं, सेकंड रो को R2 लिखते हैं और थर्ड रो को R3 लिखते हैं। ये फर्स्ट कॉलम इसको C1 लिख सकते हैं, सेकंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3। अब देखिए रोज को आपको ये टॉप से स्टार्ट करना है, इसको R1 बोलना है, इसको R2 बोलना है और इसको R3 बोलना है, इसको C1 बोलना है, इसको C2 बोलना है और इसको C3 बोलना है। ऐसा डिफाइन किया, ऐसा नहीं कि आपने इसको R1 इसको R2 इसको R3, कहीं भी नहीं लेना है, जैसा है वैसे। ये R1 R2 R3 टॉप टू बॉटम ऐसा उतरेंगे और इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो R1 R2 R3 R4 रिप्रेजेंट रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस और C1 C2 C3 C4 ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगी उसको आप रोज बोल सकते हैं और जो वर्टिकल लाइंस रहेगी उसको आप कॉलम्स बोल सकते हैं। एक टर्म आएगी अपनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो एक मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर 1 2 3 रोज थी और 1 2 3 कॉलम्स थे, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ऐसे उसके ऑर्डर को मेंशन करते, 3 इंटू 3 लिख देते और उसको पढ़ते 3/3। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then its order is n, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के n लिखेंगे। इट इज रीड एज m/n। देखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज है, m को भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और n कॉलम्स है, देन इट्स ऑर्डर इज m/n। m और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना, आपको ऐसा क्रॉस लगाना है, और इट इज रीड एज m/n। और इसको क्या पढ़ना है, m/n पढ़ना है। ये बता दिया जा रहा है आपको कि इसको बाय पढ़ना है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई इनटू ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज है और n कॉलम्स है, m हॉरिजॉन्टल लाइन से और n वर्टिकल लाइन से, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n होगा, या इसको लिखेंगे m/n एंड इट इज रीड एज m/n। इसको क्या पढ़ना है, m/n। पहले रो की क्वांटिटी लिखना है आपको, फिर आपको कॉलम की क्वांटिटी लिखना है। जैसे ये जो अपना पास में मैट्रिक्स था, इसमें 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो ये 3 रोज आ गई, और 1 2 3 वर्टिकल लाइन थी तो 3 कॉलम आ गए। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ नीचे, ये जो कॉर्नर है आपका
यहाँ पर 3/3। इसका मतलब है जो फर्स्ट क्वांटिटी है रो को रिप्रेजेंट कर रही, सेकंड क्वांटिटी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही। इसको 3/3 का मैट्रिक्स कहते हैं या ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम इसके अंदर इक्वल है, जितनी रो है उतने कॉलम। अलग अलग भी हो सकते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन पहले आपको रो लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर कॉलम लिखना है, और मल्टीप्लाई के साइन को बाय पढ़ना है आपको। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी रो बाय उसके कॉलम। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू m/n। जो उसका ऑर्डर रहेगा उसी का यदि अपन प्रोडक्ट लिख दे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे देखो 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 का है तो 3 3 जा 9, ये 9 एलिमेंट्स है। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो मैट्रिक्स लिए थे अपन ने, इसमें 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो 3/3 इसका ऑर्डर था। इसी ऑर्डर के यदि अपन प्रोडक्ट लिख दे 3 × 3 तो 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो किसी मैट्रिक्स का यदि आपको ऑर्डर पता है तो आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते, कुछ भी ऑर्डर हो उसका। जैसे 2/3 का ऑर्डर है, 2 रोज है और 3 कॉलम, तो 2 3 जा 6 एलिमेंट्स आपको उसके अंदर लिखना है। इसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में बताता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल देखिए आप, लेट ए आपका एक मैट्रिक्स है, इसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स का सिंबल बना दिए ए, यहाँ पे आई लिखे और ये जे, ए आई जे, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा हुआ है m/n। ये है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स का सिंबल है, ए आई जे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये m/n ऑर्डर का। आप देखिए इसका मतलब समझिए, वेयर ये जो आई दिख रहा है आपको, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू m। एंड ये जो j दिख रहा है आपको इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू m। वेयर ये जो m और n है, m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये जो i दिख रहा है आपको, i की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं या 1 से ज्यादा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कहां तक ले सकते हैं, m तक ले सकते हैं। और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो j दिख रहा है आपको, ये j की वैल्यू 1 के इक्वल ले सकते हैं और 1 से ग्रेटर ले सकते हैं, और कहां तक ले सकते हैं, n के इक्वल ले सकते हैं या n से लेस लिख सकते हैं। और m और n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। आई आपको मिनिमम 1 रहेगा और मैक्सिमम जितनी आपकी रो है उसके बराबर होगा, और j जो है आपका मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम जितने कॉलम है उतना होगा। एक एग्जांपल और लिखता हूँ इसका। किसी मैट्रिक्स को आप सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ए आई जे m/n। यहाँ पर m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, i जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे उसकी कंडीशन लिखी है कि वो कितना क्या क्या हो सकते हैं। m और n आपके नेचुरल नंबर। एक एग्जाम्पल बताते तो उससे ये आपका ये ए आई जे एलिमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन ऐसा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसका ऑर्डर है 3/3। देखो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3 रो होगी इसके अंदर, 1 2 3 3 कॉलम है इसके अंदर, तो ये 3 इसके कॉलम हो गए। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब देखिए ये जो A11 दिख रहा है आपका, ये AI एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A11। अब देखना जरा ध्यान से, ये किस रो के अंदर दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो के अंदर दिख रहा है। किस कॉलम के अंदर दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो ये A11 जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। A11 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहां देखो ध्यान से, ये जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरा जो लिखा है ये कॉलम को। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ऐसे ही सिमिलरली अपन ये वाला देखें A12, तो देखो
ये 1 दिख रहा है आपको तो ये फर्स्ट रो के अंदर है, और ये 2 दिख रहा है आपको तो ये सेकंड कॉलम के अंदर है। A12 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट। A12 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, देख लो आप, फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर, उसको बोलेंगे A12। जो फर्स्ट क्वांटिटी रहेगी वो आपकी रो को रिप्रेजेंट करेगी, और जो सेकंड रहेगी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही आप A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। देखो A13 जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर। देख लो ये फर्स्ट रो है फर्स्ट रो, और ये 1 2 और ये थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है A13। सिमिलरली ऐसे ही ये वाली देखिए, ये सेकंड रो है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं A21 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। देखो A21 सेकंड रो के अंदर है ये एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। ऐसी A22 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? A22 करेगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। और ये वाला एलिमेंट A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। ऐसे ही आप ये थर्ड रो को देखिए, ये वाला जो एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। एक लिख देता हूं मैं A33, बाकी को छोड़ दिया। ये है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। समझ में आया आपको AIJ का मतलब? पहली क्वांटिटी रो को बोलेगी और दूसरी क्वांटिटी आपके कॉलम का नाम बताएगी, वही वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब जैसे अपन बीच में का पूछते हैं, यहाँ से अगर हम पूछते हैं आपसे A22, तो देखो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, काउंट कर लो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो के अंदर है, और ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम के अंदर। तो A22 जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही A23 क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। A32 क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम का। ऐसा आप पहचान सकते हैं। कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे अभी कि एक नंबर दे देगा ऐसा AIJ के फॉर्म में, कौन सी रो कौन से कॉलम का, तो अपन आसानी से बता सकते हैं। अब ये सारे इसके बेसिक्स हो गए। अब है कुछ टाइप के मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखिए 5-6 टाइप के मैट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉलम मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम रहेगा, कॉलम के ऊपर बाउंडेशन है कि उसके अंदर कॉलम एक ही रहना चाहिए, रोज उसके अंदर कितनी भी हो सकती है, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, आप भी लिखिए। अ मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column। देखिए हमने लिखे है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर उसके अंदर केवल एक ही कॉलम हो, कॉलम के ऊपर बाउंडेशन है, ओनली वन कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिए A 1 2 3। देखिए आप इसके अंदर 1 2 3 3 ओरिजेंटल लाइन्स है, 3 रो हो गई इसके अंदर, और वर्टिकल लाइन एक ही है।
इसका मतलब कॉलम एक ही है इसके अंदर, तो इसको लिखेंगे अपन 3/1 मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम जो है वो एक होना चाहिए। सेकंड क्वांटिटी जो रहती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये 3/1 का जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रीजन इज बिकॉज कि इट हैज ओनली वन कॉलम, कॉलम एक ही है इसके अंदर। रो कितनी भी हो सकती है, रो के ऊपर कोई बाउंडेशन, एक भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, मोर देन थ्री भी हो सकती है, लेकिन कॉलम एक रहना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक ही रहेगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और अनदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन इसका, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2, इसको देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दो रोज हो गई, लेकिन वर्टिकल लाइन एक ही है तो एक ही कॉलम हो गया इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी कॉलम एक ही है, कॉलम के ऊपर बाउंडेशन लगा हुआ, रेस्ट्रिक्शन कॉलम के ऊपर है, रो के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये तो मैंने दो एग्जांपल लिखा, एक मैं इसका जनरल फॉर्म बताता हूँ आपको कि जनरल फॉर्म में कॉलम मैट्रिक्स को अपन कैसे लिखेंगे। इन जनरल ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास, उसके एलिमेंट है Aij और ऑर्डर इसका m/1। देखिए इसका मतलब समझिए, ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Aij उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आई रो को और जे कॉलम को, और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा है मैंने m/1। m मतलब रो कितनी भी ले सकते हैं आप, लेकिन कॉलम देखिए कॉलम एक ही होना चाहिए। अब रो आप m की प्लेस पे 1 2 3 4 5 कुछ भी करिए, लेकिन कॉलम एक ही रहना चाहिए, और इसको आई और जे की वैल्यू आप बदल बदल के आप वैल्यू रखते जाएंगे, तो ऐसे ढेर सारे मैट्रिक्स आपको मिलेंगे, और उन सारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो रहेगा वो एक ही रहेगा, क्योंकि ये जो सेकंड क्वांटिटी ये अपनी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप जनरल फॉर्म ये रख के आप किसी भी ऑर्डर के कैसे भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन सारे मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, उसके अंदर उसमें एक ही कॉलम रहेगा, रो के ऊपर कोई बाउंडेशन है, रो आप कितनी भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, लेकिन कॉलम 1 ही लेते। कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गया आपको, कॉलम वाइज लिखा रहेगा, एक कॉलम उसके अंदर दिखाई देगा, वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स अपना, जैसा हमारा कॉलम मैट्रिक्स था उसमें कॉलम के ऊपर बाउंडेशन लगा हुआ था, रेस्ट्रिक्शन था, अब रो मैट्रिक्स में रो के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो हो, कॉलम का कोई बाउंडेशन है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसकी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। A matrix is said to be row matrix if it has only one row। देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसके अंदर रो एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 3, देखिए इस मैट्रिक्स को, इसके अंदर रो एक ही है और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम, कॉलम के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, इसका ऑर्डर हो गया 1/, इसके अंदर रो जो है वो एक ही है, तो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2, देखिए इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है और वर्टिकल लाइन 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/, एक रो है इसके अंदर और कॉलम 2 है, रो के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, कॉलम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कॉलम आप कितने भी ले सकते हैं। इसका भी जनरल फॉर्म लिख देते हैं, इन जनरल ए कोई मैट्रिक्स है Aij, Aij पढ़ते हैं इसको, और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 1/n रहेगा, n लिख लो या m लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रो इसके अंदर एक ही होना चाहिए। अब कैसे, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो a11 एलिमेंट आ जाएगा, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो a12 एलिमेंट आ जाएगा। i आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि i जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और j जो है वो कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/n का मैट्रिक्स होगा,
एन कितना भी लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5, लेकिन रो उसके अंदर एक ही रहना चाहिए, ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप से दिखाई देगा आपको ऐसा। तो ये है आपका रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स में एक रो रहेगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम रहेगा। अब मान लीजिए एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या है, इसके अंदर एक ही रो लिखी हुई है और एक ही कॉलम लिखा हुआ है, स्क्वायर तो है ही। आप इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे? रो बोलेंगे, एक रो है, कॉलम भी एक ही है, तो कॉलम मैट्रिक्स भी है ये और रो मैट्रिक्स भी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, तो इसका आंसर रो मैट्रिक्स भी है, इसका आंसर कॉलम मैट्रिक्स भी है। और ये 1 लिखा था मैंने यहाँ पे, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आगे आ रहा है। ठीक है, चीजें आगे धीरे धीरे जुड़ती जाएगी। तो रो मैट्रिक्स हो गया। थर्ड नंबर का है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज रहेगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a square matrix if its number of rows and number of columns are equal। लिख देता हूं मैं इसको, देखिए, a matrix is said to be a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns, that is m is equal to n। m इज इक्वल टू एन होना चाहिए। m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर इक्वल हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिंपल एलिमेंट लिखते हैं जिसमें ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। आपको डिफिकल्ट लिखना है तो आप डिफिकल्ट लिखिए, ताकत बचा के रखिए, आगे काम में आएगी। तो एक मैट्रिक्स लिखा मैंने A 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर नोटिस करो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो 3 रोज हो गई, 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइंस है तो 3 कॉलम्स हो गए। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 3 आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका ऑर्डर है 3/3। ऑर्डर आपको यहाँ लिखना है, और नहीं तो अपना दिमाग लगा के आपने यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, तो वो रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ हो जाएगा। बोले कुछ अपना भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा, तो आपको ऑर्डर को यहीं पे मेंशन करना है, इधर उधर कहीं भी दूसरी 3 जगह में नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे हम वो भी चीज़ बताते जाते हैं जो नहीं करना है। ठीक, तो अब इसके अंदर देखो 3 रो और 3 कॉलम हो गए, जितनी रो थी उतनी कॉलम है, तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसका, और एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। देखो इसके अंदर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 2 कॉलम्स है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा। थोड़ा सा कट रहा है, देख रहे हैं, 2/2 का मैट्रिक्स, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं हम, और एक मैट्रिक्स ले लिया आपने, कितनी रो है इसके अंदर, एक रो है और एक कॉलम है, 1/1 का मैट्रिक्स हो गया। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसे आप ढेरों एग्जांपल्स इसके बता सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अब इन जनरल क्या लिख सकते हैं अपन, एक एग्जांपल, द मैट्रिक्स Aij, इसका ऑर्डर m/n, रो भी m है और कॉलम भी है, रो भी n ले सकते हैं और कॉलम भी n लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हो गए, एक हो गया रो मैट्रिक्स, एक हो गया कॉलम मैट्रिक्स, और एक हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स और है, 3 एक मैट्रिक्स और आएंगे जो अपने बड़े काम के, लेकिन उसके पहले एक टर्म बताना है आपको, उसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और
प्रिंसिपल डायगोनल। ये दो चीज की जरूरत पड़ेगी अपने को डायगोनल एलिमेंट्स की और डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की अगले कुछ मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। तो पहले मैं आपको ये दोनों चीजें बताता हूँ, ये क्लियर हो जाएगी तो बाकी के 2-3 मैट्रिक्स आपको और बता रहे हैं बस। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल डायगोनल ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, एक अलग टर्म है। देखिए पहले डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको देखिए, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इफ A is a matrix Aij M by M, be a square matrix, be a square matrix of order M, then the elements A11, A22, A33 dot dot AMM are called diagonal elements। देखिए if A is a matrix Aij और इसका ऑर्डर M by M लिखा है, M by M लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर है, किस ऑर्डर का? एम ऑर्डर का। जैसे एम के प्लेस पे ये 3x3 का है तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ना बोल के ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 2x2 का है तो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ना बोल के केवल ऑर्डर 2 का या सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है अब ऑर्डर एम का, देन द एलिमेंट्स, तो ये वाले जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है A11, A22, A33, AMM, मतलब जिस रो में एलिमेंट है उसी कॉलम में A11, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, AMM mth रो और mth कॉलम का जो एलिमेंट होगा, इन एलिमेंट्स को प्रिंसिपल डायगोनल या इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। A11, A22, A33, A44, AMM, ये वाले एलिमेंट आपके डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, वन थ्री 4 5 6 7 8 9, कुछ भी लिख सकते हैं कहीं भी। अब देखिए ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 रोज है और 1 2 3 कॉलम्स है। 3x3 का या थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैंने ऐसा एक डायगोनल ज्वाइन किया है, ऐसा डायगोनल दिख रहा है आपको ग्रीन से, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, लेकिन ये वाले डायगोनल की कोई जरूरत नहीं है मैट्रिक्स, सिर्फ ये एक डायगोनल की बात होती है। ये वाला जो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर तक आता है, ये वाला। इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये है आपके डायगोनल एलिमेंट। देखो ये वाले एलिमेंट को देखो, ये कहां पर है? ये फर्स्ट रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इसको A11 बोलेंगे। ये वाला एलिमेंट देखो 2, ये कहां पर है? ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में। A22 एलिमेंट है ये 2, और ये वाले 3 को देखिए, ये थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये A33 एलिमेंट। तो A11, A22 और A33 ये 3 एलिमेंट है जिनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। A11 ये वाला A11 है, ये A22 है और ये 33, ये 3 एलिमेंट जो है इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी के ये इधर के जो दिख रहा है आपको 5 2 8, ये डायगोनल में तो दिख रहा है अपने को, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, ये होंगे कोई अदर डायगोनल में होंगे, उसकी अपने को बात ही नहीं करना। तो डायगोनल एलिमेंट ये 3 होंगे। लिख भी देता हूं मैं इसको,
A11 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको 1। A22 कितना दिख रहा है A22 इज इक्वल टू 2। और A33 कितना दिख रहा है आपको A33 इज इक्वल टू 3। और डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स पता कर सकते हैं आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर A11 A22 और A33, ये जो तीन एलिमेंट होंगे इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और याद रखिए डायगोनल एलिमेंट में जिस रो के अंदर है उसी कॉलम के अंदर रहेगा, जिस कॉलम के अंदर है उसी रो के अंदर रहेगा। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट होंगे इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, आपको राइट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा राइट हैंड है, यहाँ पे आपको लेफ्ट दिख रहा है, इसके बॉटम कॉर्नर पे एंड हो रहा है। तो जो डायगोनल लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर एंड होता है उसी का नाम प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल को मेन डायगोनल भी बोल सकते हैं और एक वर्ड और है लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, लेकिन जनरली प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। और प्रिंसिपल की स्पेलिंग स्कूल के प्रिंसिपल है, ये एक पीएलई होते हैं नियम कायदे कानून सिद्धांत वाले, वो अलग प्रिंसिपल है। ये दोनों चीज बारी बारी से यूज होती रहती है अपने मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन लिखने वाले जहां पे ये लिखना चाहिए वहां पे वो वाला लिखते हैं, जहां पे वो लिखना चाहिए वहां पे ये वाला लिखते हैं, मतलब गलती करना है उनको तो वो ऐसा करते हैं। तो प्रिंसिपल ये स्कूल वाले प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए आप, द डायगोनल starting from left hand top corner and ending with right hand bottom corner is called principal diagonal और लीडिंग डायगोनल। लीडिंग मतलब लीड कर रहा है ये डायगोनल, लीडर है ये डायगोनल। तो ये लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पे आया, ये वाले डायगोनल को लीडिंग डायगोनल कहते हैं। और इस डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उसी को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं या डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एक ही है यहाँ पे, तो उसी को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोल लो या डायगोनल एलिमेंट बोल लो। और ऐसा लिख देते हैं, कभी कभी आपको ऐसा कहीं पर लिखा मिलेगा कि एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर ये DIG लिख देगा ऐसा, और DIG में क्या दिख रहा है आपको 1 2 3, ऐसा कहीं पे लिखा मिल सकता है आपको कि एक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 2 3 है। यहाँ पे DIG लिखा है, ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 2 3 मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है 1 2 3, बाकी के दूसरे एलिमेंट्स। DIG 1 2 3 मतलब ये डायगोनल के एलिमेंट। और डायगोनल सिर्फ एक ही डायगोनल की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर जाके एंड हो जा रहा है, इसको कह रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ये दूसरे डायगोनल की कोई बातचीत नहीं हो रही है इसके अंदर, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गए जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर लाई करेंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल हो गया जो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा, राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर एंड हो, ठीक है। एक ही डायगोनल की बात करना और ऐसा लिखा आ गया था डायगोनल के एलिमेंट। चलिए अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स फोर्थ नंबर का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फोर्थ नंबर का मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो डायगोनल वालों को छोड़ दो, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो सारे के सारे जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए मैं लिखता हूं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स
square matrix is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे। इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते, कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है। इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये मैंने डायगोनल के लिए ऐसी बना दिया, आपके पास में नहीं है ऐसा फैसिलिटी, आप मत बनाइए, मैं आपको बताने के लिए डायगोनल रहेगा। इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट लिख दूं 1 2 3, मैं हमेशा सिंपल चीजें लिखता हूं इसलिए 1 2 3 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा, राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पे एंड हो रहा, तो ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है। इसको छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और वो सबके सब जीरो, सबको जीरो लिख दो। ये जीरो, ये जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। देखो ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये मैंने बाद में लिखा है, आप शुरू में भी लिख सकते हैं 0 1 0 0 या ऐसा कैसा लिया, आपको बताने के लिए मैंने ऐसा किया। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये ऊपर के 3 और ये नीचे के 3, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इन 3 एलिमेंट्स को छोड़कर ये सब के सब अगर जीरो है तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो जीरो हो, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये 3x3 का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपको जीरो जीरो लेना है और डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इन जनरल देखिए इसको, इन जनरल कैसे लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स? इन जनरल एक ए मैट्रिक्स लिया मैंने, एलिमेंट्स लिख रहा है इसके ए आई जे, ऑर्डर इसका m/m लेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर कंडीशन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसकी, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू j। इसको समझिए आप, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, आई की इक्वल जे के इक्वल कब होती है? जैसे 1 1 ले लिया आपने, ए 1 1 ले लिए तो ए 1 1 में आई भी आपका 1 है, जे भी 1 है। ए 2 2 ले लिए तो आई भी 2 है, जे भी 2 है। ए 3 3 ले लिए तो आई भी 3 है और जे भी 3 है। तो ये आई इज नॉट इक्वल टू जे जो रहेगा, मतलब ये नहीं ले सकते आप 1 1 2 2 3 3 वाली, ये नहीं ले सकते आप। यहाँ देखो ये 0 है तो यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। ये है आपका A12 एलिमेंट, आई और जे की वैल्यू अलग अलग हो गई। ये वाला भी 0 है आपका, ये है A13 एलिमेंट, A13 बोलेंगे इसको, फर्स्ट रो का है और थर्ड कॉलम का है। ये वाला जो 0 है आपका, ये A21 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला जो है ये A23 है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये वाला जो 0 है आपका, ये A31 है। ये वाला जो 0 है ये A32 है। तो ए आई जे आपका 0 के इक्वल रहेगा, लेकिन कब? आई इज नॉट इक्वल टू जे। और जब आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा तो वो एलिमेंट आपके दूसरे रहे, A11 A22 A33, वो डायगोनल के एलिमेंट। तो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 लेना है, ऐसा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला मैट्रिक्स आएगा अपना स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। अब एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? पहले तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स पता रहना चाहिए कि जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सब 0 के 0 और वो रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अब मैट्रिक्स स्क्वायर भी होना चाहिए और डायगोनल भी होना चाहिए, तब वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन कब होगा? अब उसके डायगोनल के जो एलिमेंट थे आपके
A11 A22 और A33 वो सबके सब इक्वल होना चाहिए, उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अ डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix, if its diagonal elements are equal। देखिए क्या लिखे, अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल लेना है, जैसे अभी आपने इसके पहले वाले में डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए थे और बाकी सब 0 0 ले लिए थे, वो डायगोनल थे। तो अब आप वो डायगोनल मैट्रिक्स था, अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो सब 0 0 रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स आपने 1 2 3 लिए थे अब उसको एक जैसे लेना है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ये 3 रो 3 कॉलम के लिए 3 by 3 वाला ले रहा हूं, ये मैंने एक डायगोनल बना दिया यहाँ पे। अब इस डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो इक्वल लेना, आपको एक जैसे लेना है, तो कुछ भी ले लो आप, ये 3 3 और 3। बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सबको 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0। अब देखो इसको आप, ये है आपका 3 by 3 का। तो पहले तो चेक करो ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो 3 by 3 का तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये पहले। अब उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 दिख रहे हैं, तो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में एक कंडीशन और आ गई, इसके पहले डायगोनल मैट्रिक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, आप डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी ले सकते थे, लेकिन अब डायगोनल के एलिमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लग गया कि वो सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखो ये 3 3 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 4 4 5 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इन जनरल इसको अपन क्या लिख देते हैं, इन जनरल ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m/n, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू के के प्लेस में कुछ भी ले सकते हैं, और कंडीशन है आई इज इक्वल टू जे, एंड ए कंडीशन और ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये दो कंडीशन है इसके अंदर। देखो ए आई जे इज इक्वल टू के व्हेन आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या है, A11 A22 A33, तो ये वाला एलिमेंट देखो A11 है, ये वाला एलिमेंट A22 है, ये वाला एलिमेंट A33 है, ये सब के सब इक्वल है, किसके इक्वल, के इक्वल। अब ये के कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू जे। और दूसरी कंडीशन है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये सब 0। तो ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ये 3 3 के प्लेस पे आप 2 2 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना इसको इक्वल। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या आया, सिर्फ यहाँ पे आया। डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपको यहाँ के एलिमेंट इक्वल लेना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम है, वो भी 0 0 के, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। एक मैट्रिक्स और है 6 नंबर का मैट्रिक्स है अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 not equal। A diagonal matrix is said to be a identity matrix if all its diagonal elements are exactly 1। मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक्जैक्टली 1 के इक्वल रहना चाहिए। जैसे अभी अपन कुछ भी लिख रहे थे 3 2, स्केलर मैट्रिक्स में 3 3 2 2 ऐसा कुछ भी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर रहेगा तो सारे डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहना चाहिए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। लिख देता हूं मैं इसको, अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be an identity matrix if
all its if all the diagonal elements are 1. A diagonal matrix is said to be an identity matrix. एक डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. पहले तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? डायगोनल होना चाहिए. इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, और उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सबके सब किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए. एग्जांपल से देखिए, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, ये मैंने ऐसा डायगोनल बना लिया. डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए. 1 1 और ये 1. अब डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको मालूम है कि नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब 0 0, तो बाकी को सबको 0 0 कर दो. ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, और इसका ऑर्डर है 3 बाय. तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है 3 बाय 3 का. अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो सब 0 0 होना चाहिए. तो देखो सब 0 0 है. और एक कंडीशन इसमें क्या आ गई कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो देखो डायगोनल के प्लेस पे 1 1 दिख रहा है आपको, डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस पे 1 1. तो इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब ये 3 बाय 3 का है, तो इसको I3 लिख दिया जाता है. कहीं पे I3 लिख सकते हैं. I3 का मतलब 3 रोज और 3 कॉलम का डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहेंगे. कभी मान लीजिए ऐसा मैट्रिक्स रहता है, एक कोई मैट्रिक्स अपन ने इस टाइप का ले लिए, 1 1 0 0. ये 2 बाय 2 का हो गया 2 बाय 2 का. इसमें 2 रोज और 2 कॉलम से, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 0 है. और इसके जो प्रिंसिपल ये जो डायगोनल है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, इसका एलिमेंट 1 1. तो ये भी आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर का, तो इसको I2 बोल दिया. इसको I2 बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक और हो सकता है, ए कोई मैट्रिक्स लिया आपने, इसका ऑर्डर है 1 बाय 1. इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, बाकी के है ही नहीं इसके अंदर, ये 1 बाय 1 का है. लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो 1 दिख रहा है आपको, इसको बोला जाएगा I1. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो 1 1 होना चाहिए. इसको इन जनरल एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, AIJ. इसका ऑर्डर रहेगा m बाय m. यहां पर AIJ इज इक्वल टू 1 रहना चाहिए, लेकिन कब? जब I इज इक्वल टू J रहता है. I इज इक्वल टू J का मतलब A11 A22 A33, I और J की वैल्यू जब इक्वल रहेगी तो उसका एलिमेंट 1 ही रहना चाहिए. एंड AIJ is equal to 0 when I is not equal to J. और जब I और J की वैल्यू अलग अलग रहेगी, मतलब नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सब 0 0 होंगे. ना कंडीशन सेटिस्फाई. I is equal to J मतलब A11 A22 A33 आपका 1 के इक्वल रहेगा, और I is not equal to J मतलब ये वाला A12 A13 A2 A21 A23 A2 A31 A32, ये सब 0 0 के इक्वल कब? जब I is not equal to J. तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को 1 1 ले लो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 0 है. तो देखो 3 मैट्रिक्स बताया मैंने आपको, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पहले स्क्वायर मैट्रिक्स था, फिर डायगोनल मैट्रिक्स आया आपका, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में स्केलर मैट्रिक्स के बाद में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इन सारे मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कौन सा हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट. स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, बिना स्क्वायर के होंगे नहीं डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल. तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंपल I के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 1 2 ऐसा लिख दे, 3 लिख देते, यही उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है 1. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. इसलिए मैट्रिक्स है, अगर कहीं पे आपको कोई मैट्रिक्स की जरूरत है, कोई चीज मैट्रिक्स नहीं है और आपको अगर उसको मैट्रिक्स बनाना है, जैसे कहीं पे अपने पास में क्वांटिटी 2 लिखी हुई है, अब अपने को इसको मैट्रिक्स बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जिस ऑर्डर का अपन चाहे
1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, तो उससे उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जब कोई चीज मैट्रिक्स नहीं रहेगी और अपने को मैट्रिक्स की जरूरत रहेगी तो अपन वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी तरफ से लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसका, तो वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट भी हो जाएगा और उसकी वैल्यू वही की वही रहेगी। 2 था तो उसकी वैल्यू 2 रहेगी। बात समझ में आ रही? ये आइडेंटिटी का यूज होता है। आइडेंटिटी का मतलब उससे किसी चीज की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया आपको। एक आखिरी मैट्रिक्स है जो बहुत काम का है और इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, जो अगर आपने पहले सीख ली होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं सीखे होंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी गलती दूर हो जाएगी इस मैट्रिक्स को सीखने के बाद। नाम है उसका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, देखना कितनी बड़ी गलती आप करते होंगे या बचपन से आप कर रहे होंगे, वो गलती भी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, और उस गलती को आपको आज रिपेयर कर लेना है, रिमूव कर लेना है, अपने 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 दैनिक जीवन से उसको हटा देना है, और फिर अपने आसपास में देखना कि कितने लोग गलती करते हैं। लास्ट मैट्रिक्स है, नाम इसका छपा नहीं है, इसमें मैं छाप देता हूँ, 7 नंबर का जीरो मैट्रिक्स। आखिरी मैट्रिक्स है। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो जीरो, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर, उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, देखिए इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और null matrix if all its elements are zero. A matrix is said to be zero matrix or null matrix or void matrix भी बोल सकते हैं, empty matrix भी बोल सकते हैं, तरह तरह के नाम हो सकते हैं। if all its elements are zero, उसके सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। it is denoted by क्या लिखा है? ये जीरो नहीं लिखा है, ये ओ लिखा है। हाँ अभी बता रहा है ना, देखो पहली गलती तो अभी उन्होंने दिखाई दी आपको, अब बताता हूँ मैं आपकी गलती है। तो देखो इस मैट्रिक्स को, इट इज डिनोटेड बाय ओ। जीरो मैट्रिक्स को ओ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने ओ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीरो मैट्रिक्स लिख रहे हैं कि जीरो लिख रहे हैं। बता रहा हूँ उसके बारे में, अच्छा खासा लेक्चर देता हूँ आपको उसके बारे में। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, नॉन स्क्वायर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसका हर एक एलिमेंट जीरो जीरो दिखना चाहिए। पहचानने में सबसे आसान रहेगा जीरो मैट्रिक्स, जीरो टू हीरो। हाँ, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओ से करेंगे। और ओ कैसा बनता है? एग्जैक्टली ओ ऐसा बनता है, सर्कल जैसा बनता है, इसको कहते हैं ओ। और जो ऐसा अंडे जैसा बनता है इलेप्टिकल, इसको कहते हैं जीरो। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, तो एक मैट्रिक्स लिया मैंने ओ, इसके सारे एलिमेंट्स आप जीरो जीरो लो, जीरो 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 जीरो। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स, इसका हर एक एलिमेंट जीरो जीरो दिख रहा है और इट इज डिनोटेड बाय ओ में हर जीरो में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है? किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। और एक आपने दूसरा जीरो मैट्रिक्स ले लिए, जीरो 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 और ये जीरो, इसका ऑर्डर है 2x2। और एक मैट्रिक्स बताता हूं मैं आपको, और एक जीरो मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, ये ओ, और एक ही एलिमेंट लिया मैंने इसके अंदर, इसका ऑर्डर है 1/1। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट जीरो जीरो और उसको डिनोट किया जाएगा जीरो के थ्रू, ओ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आप ओ में और जीरो में डिफरेंस समझ लीजिए। ओ आपको ऐसा लिखना है बिल्कुल, और जीरो आपको ऐसा लिखना है।
अंडे जैसा एलिप्टिकल। अपने देश के 99% लोग जीरो और ओ में कोई डिफरेंस नहीं करते, वो जीरो को भी ओ ही लिखते हैं, ओ को वो 99% में आप में से भी बहुत से हो सकते हैं, आज तक थे, अब मत रहना। आप मोबाइल वगैरह ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, उसमें पासवर्ड पूछता है, आपने पासवर्ड डाले 000000 और आप उसको लिख रहे हैं, उसमें ओ लेता है कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप किसी बुक के अंदर देखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर देखेंगे तो जीरो आपको करेक्ट लिखा मिलेगा और वो भी आपको करेक्ट लिखा मिलेगा, किसी बुक के अंदर भी देखेंगे आप तो। और ह्यूमन बीइंग्स, आदमी जो है, इंसान जो है, वो उल्टा सीधा, वो जीरो को भी जीरो ही लिखता, ओ को भी ओ ही लिखता। बड़े बड़े चेक भरते हैं लोग लाखों करोड़ों रुपए के, उसमें भी वो जीरो के प्लेस पे ओ भरते हैं। मैं जब किसी बंदे को देखता हूँ वो 0000 लिखता है, उसके प्लेस पे ओ लिखता है, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ, कईयों को बताया है मैंने, और अपने स्टूडेंट्स को खास खास करके सिखाता हूँ कि बेटा जीरो और ओ में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अभी देखो, अभी इसमें कितनी चीजें मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा, जीरो और डिफरेंस में आपने डिफरेंस पता नहीं रखे तो अभी मैट्रिक्स आपके क्लास हो जाएंगे। अभी एक चैप्टर वेक्टर आएगा और उसमें भी बड़ी जरूरत पड़ेगी इसकी, आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो जीरो और ओ में बहुत डिफरेंस है। आप देखिए, जीरो मैट्रिक्स है और जीरो एलिमेंट है। अभी और इसके अपन बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका हर एक एलिमेंट 00 के इक्वल होगा और उसको ओ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एक आखिरी पॉइंट और बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। इसको मैं टाइम पे और भी आपको डिस्कस करते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जीरो आपको करेक्ट बनाना है, आज से बनाना, और अपने आसपास में देखना कितने लोग जीरो गलत बनाते हैं, और अगर वो गलत बनाते हैं तो उनको सही बनाने का बोलना। अपने घर में भी ध्यान रखना, मम्मी को कुछ लिखने के लिए देना, ऐसे ही मम्मी कुछ लिखेंगे बताना मत, नहीं तो तड़ करके देख, उसको बोलना कि ये कुछ नंबर देना लिखने के लिए, ऐसे लिखते हैं, फिर देखना वो कैसे लिखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पापा को देना कुछ नंबर ऐसे ही कुछ भी लिखने के लिए देना, और देखना कि वो कैसे लिखते हैं। अगर वो गलत लिख रहा है तो ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो वो मारना शुरू कर देगा तुमको। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि वो सही लिखते हैं कि नहीं लिखते, और अगर वो नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब वो गलत सीखे बैठे हैं और गलत यूज कर रहे हैं। आप उनको बता देना आराम से अपनी स्टाइल में, जैसा भी कि वो समझ जाए और आप पे मार वार ना पड़े। देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, लास्ट टॉपिक है इसका, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। मैट्राइसिस की इक्वालिटी क्या होती है? इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। मैं लिख देता हूं इसको, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल then they are of same order and their corresponding elements are equal। देखिए, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक बात। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट के इक्वल, ऐसा। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है अपने पास में ए बी सी डी, इसका ऑर्डर है 2/2। तो एक दूसरा मैट्रिक्स इस साइड में लिखते हैं, इसका ऑर्डर भी आपका 2/2 ही रहेगा, ये भी 2/2, क्योंकि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। 2/2 का तो इधर भी 2/2 का है, 3/3 का तो 3/, ये पहली कंडीशन है दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की। अगर उनके ऑर्डर अलग अलग है तो आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते। अब जब ये इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट है आपका ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1। और ये जो सेकंड एलिमेंट है आपका b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। थर्ड एलिमेंट c इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ एलिमेंट d इज इक्वल टू 4। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐसा इक्वल लिख सकते हैं। ये अपने बड़े काम में आने वाली चीज।
तो ऐसे दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी आप चेक कर सकते हो, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उसको आप इक्वल रखो। ये कहलाता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका बड़ा रोल रहेगा अपने चैप्टर के अंदर, जगह जगह अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है,